आज मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हम बता चुके थे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का भी लगभग सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। 6 वीडियो जिसमें अभी तक अपलोड किए हैं, जिसमें 12 से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट हमको बताना था लगभग सारा कॉन्सेप्ट अपलोड हो ही गया। एक ट्रांसफार्मर केवल बचा रह गया है, जिस ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम इन डिटेल से देखेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर को कई बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर के बनावट, क्रियाविधि और इसमें होने वाली ऊर्जा की हानि और उस ऊर्जा की हानि को रोकने के उपाय और ट्रांसफार्मर के उपयोग के बारे में पढ़ना। इतना इन डिटेल से आज हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, ट्रांसफार्मर ही लिखाएगा। लेकिन बहुत पुराने ज़माने का अगर बुक पढ़ेंगे तो इसी ट्रांसफार्मर को हम लोग परिनमित्र लिखते हैं। परिनमित्र इस तरीके से आपको मिल जाएगा देखने को। इसी ट्रांसफार्मर को शुद्ध हिंदी में यानी पुराने ज़माने में परिनमित्र हम लोग लिखा करते थे। ये ट्रांसफार्मर है क्या? तो ट्रांसफार्मर यह एक हम लिख ही देते बोर्ड पे, आप लोग भी अपना कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। यह एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। विद्युत चुम्बकीय युक्ति है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव वाली उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती विभव वाली निम्न धारा में परिणत करती है यानी बदलती है, परिणत करती है तथा वाइस वर्सा में तो इसका उल्टा भी होता है। जहाँ क्या है, निम्न प्रत्यावर्ती विभव वाली उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती विभव वाली निम्न धारा में परिणत करती है तथा इसका व्युत्क्रम भी संभव है। व्युत्क्रम संभव है कि मतलब जैसे यहाँ निम्न प्रत्यावर्ती विभव वाली लो वोल्टेज वाली हाई करंट को हाई वोल्टेज वाली लो करंट में कन्वर्ट किया है, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हाई वोल्टेज वाली लो करंट को लो वोल्टेज वाली हाई करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी निम्न विभव वाली उच्च धारा को उच्च विभव वाली निम्न धारा में परिणत किया। कोई अगर इसको चाहेगा तो उच्च विभव वाली निम्न धारा को निम्न विभव वाली उच्च धारा में भी परिणत कर सकता है। यह विद्युत चुम्बकीय। अच्छा, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सिद्धांत यानी प्रिंसिपल लिखना है। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अंग्रेजी में अगर इसको लिखना हो तो इट इज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब कहीं न कहीं यह भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही आधारित है, जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी रचना कैसे होती है, तो रचना के बारे में भी हम बात करते हैं। रचना में हम लोग इन डिटेल से लिखेंगे भी और डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये मेनली 2 प्रकार का होता है। अच्छा, प्रकार तो हम बाद में देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में पतली परत वाली आयताकार पट्टी को, ये आयताकार पट्टी होता है, इसको एक के ऊपर एक चौक दिया जाता है। इस तरीके से एक के ऊपर एक चौक करके
कन्वर्ट किया जाता है इस तरीके से। और इस पतली परत को चौंक करके इसके आमने सामने की भुजा पर तांबे के तार को लपेटा जाता। ये कॉइल का काम करता। यहाँ भी आमने सामने की भुजा पर ये तांबे की तार को लपेटा जाता, जिसमें हम करंट देते हैं। ये प्राथमिक परिपथ कहलाता। ये क्या कहलाता? प्राथमिक परिपथ कहलाता। और ये क्या कहलाता? द्वितीयक परिपथ कहलाता। द्वितीयक परिपथ कहलाता। ये सेकेंडरी सर्किट कहलाता। एक प्राइमरी सर्किट जिसमें इनपुट देते हैं वो प्राइमरी सर्किट, और जिससे आउटपुट लेते हैं ये द्वितीयक परिपथ। रचना में जो हमने डायग्राम बनाया इसको वहाँ शब्द में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसमें लिखते हैं कि लोहे की पतली आयताकार पट्टी को लेमिनेट करके एक के ऊपर एक रख करके चौंक दिया जाता। अच्छा, लेमिनेट जो करते हैं एक विशेष तरीके का लिक्विड आता है, लिक्विड का होता है विशेष तरीके के, उसी से पेंट कर देने को लेमिनेट करना कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं पटलित क्रोड का इस्तेमाल किया जाता। पतला पतला परत को एक ऊपर एक रख करके चौंक दिया जाता। आमने सामने की भुजा पर तांबे की तार लपेट दी जाती है, जिसमें एक परिपथ जो है प्राथमिक परिपथ कहलाता है, जिसमें इनपुट हम देते हैं, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं, ये प्राथमिक परिपथ, और जिससे आउटपुट लेते हैं वो द्वितीयक परिपथ कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो प्रथम प्रकार जो है इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। एक को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसको अगर हम देखें तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता। इसमें जो प्राथमिक परिपथ में है नंबर ऑफ टर्न्स NP कम होगा, और NS नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP का है हम, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इसको हमने NS कहा है। इसको N1 और N2 से भी दिखा सकते थे हम लोग, ये NS। तो इसमें क्या होता कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NP से ज़्यादा होता NS, मतलब प्राथमिक परिपथ में जितने कुंडली की फेरे होती है उससे ज़्यादा द्वितीयक परिपथ में कुंडली की फेरे होती है। ये क्या होता? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता। यह ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ वोल्टेज लो होगा वहाँ करंट हाई होगा, और जहाँ करंट हाई होगा वहाँ वोल्टेज, जहाँ वोल्टेज हाई है वहाँ करंट लो होगा। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, यह लो वोल्टेज वाली हाई धारा यानी उच्च धारा, लो वोल्टेज वाली उच्च धारा को हाई वोल्टेज वाली निम्न धारा में परिणत करता है। इसमें क्या होता? इसमें द्वितीयक परिपथ में कुंडली की फेरों की संख्या अधिक होती है, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अब स्टेप डाउन, अच्छा ये स्टेप अप के बारे में हमने लिखा है कि यह ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को, स्टेप अप नाम से क्लियर है, अप मतलब उठेगा, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है।
अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यह होता अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता? अपचाई ट्रांसफार्मर। यह हाई वोल्टेज वाली निम्न धारा को लो वोल्टेज वाली हाई धारा में कन्वर्ट करता है, या डायरेक्ट बोलते हैं या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या यह उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है, या इसको इन डिटेल से लिखना होगा तो उच्च विभव वाली निम्न धारा को निम्न विभव वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इसमें प्राइमरी सर्किट में फेरों की संख्या अधिक होती है, और द्वितीयक परिपथ में फेरों की संख्या कम होती है। ये NP है और ये NS है। इसमें जो होता नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट। मतलब प्राथमिक परिपथ में फेरों की संख्या यहाँ अधिक होती है और द्वितीयक परिपथ में फेरों की संख्या यहाँ कम होती है। स्टेप डाउन, नाम ही है स्टेप डाउन, याद रखेंगे वोल्टेज से इसका सीधा संबंध है। यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अधिक है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है ये कम होगा। तो ये था पूरा टोटल बनावट। इसी को बोलेंगे जहाँ वोल्टेज हाई होता है वहाँ करंट लो होता है, जहाँ करंट लो होता है वहाँ वोल्टेज जहाँ वोल्टेज लो है वहाँ करंट हाई होगा। इसको एक लाइन में हम लोग डिटेल से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या हाई वोल्टेज वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा को लो वोल्टेज वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिणत करता है। तो चलिए ये था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये रचना था। अब इसके रचना में हम लोग देख ही लिए NS NP। अब हम इसके क्रियाविधि के बारे में आते हैं। तो क्रियाविधि कैसे बनेगा, यानी वर्क कैसे करेगा। अच्छा, हम लोग किसी भी सिंबल में P लगा देंगे वो प्राइमरी कॉइल का होगा, जिसमें S लगा देंगे वो सेकेंडरी कॉइल का होगा। होता क्या कि प्राथमिक परिपथ में जैसे ही आपने करंट सप्लाई दिया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवाहित होने लगेगा, क्योंकि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा वो द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करने लगता है। वो क्या होता है? द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करने लगता है। तो क्रियाविधि में हम देखते हैं तो इसके वजह से यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स परिणत होना, मतलब इसमें जो विद्युत धारा में परिवर्तन होता है प्राथमिक परिपथ में, इसी विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदलने लगता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स यहाँ बदलेगा तो इसी का चुंबकीय बल रेखा जो इसमें प्रवेश करता है तो द्वितीयक, जैसे मान लें कि यहाँ से 5 चुंबकीय बल रेखा निकला तो 5 में से 4 इसमें प्रवेश किया, 5 में से अगर 4 इसमें प्रवेश किया तो चुंबकीय फ्लक्स अगर इसका बदलेगा तो ऑब्वियस है कि द्वितीयक कुंडली का भी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, जिस वजह से द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी कहीं न कहीं चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो फैराडे के नियम से हम बात करते हैं। क्रियाविधि में क्या होगा, तो जब प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है या संबद्ध होता है। तो विद्युत धारा प्राथमिक परिपथ में, चूँकि ये प्रत्यावर्ती धारा हम सप्लाई कर रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता जाता है, तो प्राथमिक परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स बदलता जाता है समय के हिसाब से। प्राथमिक परिपथ का जो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, इसलिए
द्वितीयक कुंडली का भी चुंबकीय फ्लक्स बदलने लगता है। तो फैराडे के नियम से E इक्वल टू कितना होता था, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह यहाँ एन फाई आएगा। अच्छा, प्राथमिक परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो ई पी मतलब विद्युत वाहक बल इन प्राइमरी कॉइल, तो माइनस डी बटे डी टी, इसको लिखेंगे एन पी और ये फाई पी। तो ये पी मतलब प्राइमरी कॉइल। अच्छा, जिसको हम एन पी बोले हैं, कभी कभी हम इसको एन वन भी मान लेते हैं। तो एन वन जो हो जाएगा वो प्राथमिक कुंडली के लिए सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, और 2 जो हो जाएगा वो द्वितीयक कुंडली के लिए सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी और ये फाई पी बटे डी टी। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल के लिए देखेंगे, तो माइनस डी बटे डी टी, ये क्या हो जाएगा एन एस फाई एस, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, और एक टर्न का जो फ्लक्स है फाई। तो यहाँ भी एन एस बाहर आ जाता है, तो डी बटे डी टी ये फाई एस। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये प्राइमरी सर्किट में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है और ये द्वितीयक परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। फिर से हम इस बात को समझ लें कि होता क्या है कि प्राथमिक परिपथ में जब कभी भी हम प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई देते हैं, तो इस प्रत्यावर्ती धारा के वजह से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवाहित होने लगती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा आया तो चुंबकीय फ्लक्स आएगा। तो इसी का जो चुंबकीय फ्लक्स है कुछ न कुछ सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक हो जाता है। तो जब विद्युत धारा का परिवर्तन प्राथमिक कॉइल में होता है, तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से यहाँ भी फ्लक्स परिवर्तन होता है, और इसके फ्लक्स परिवर्तन की वजह से द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कुंडली का ही चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करता है। तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को नहीं मानते हैं कि अगर चुंबकीय फ्लक्स क्षरण नहीं हो रहा हो, तो फाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एस। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण जब न हो अर्थात नहीं हो, तब हम लोग देख सकते हैं ये फाई पी इक्वल टू फाई, इसको हम माना कर देते हैं। तब समीकरण 1 और 2 से तो ई पी इक्वल टू लिख सकते हैं एन पी और ये डी फाई बटे डी टी, और इसी तरीके से ई एस इक्वल टू एन एस और डी फाई बटे डी टी। ये जो फाई होता है एक टर्न का फ्लक्स होता है, यहाँ भी जो फाई है द्वितीयक कुंडली के एक टर्न का फ्लक्स है। अब ई पी बटे ई एस अगर करते हैं, ई एम एफ इन द प्राइमरी कॉइल और ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल, तब ये हो जाएगा एन पी बटे एन एस। क्या हो जाएगा, एन पी बटे एन एस। अच्छा, यहाँ माइनस अगर है तो माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 से, और इसको लिख देते हैं समीकरण 2 से, इस तरीके से। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये ई पी बटे ई एस मतलब ई एम एफ इन द प्राइमरी सर्किट और ई एम एफ इन द सेकेंडरी सर्किट का जो रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सर्किट और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी सर्किट, या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स, इस तरीके से आएगा। अगर हम मान लें कि यहाँ देयर इज नो पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर हो रहा हो, यानी ट्रांसफार्मर में कोई शक्ति का क्षय नहीं हो रहा हो, यदि ट्रांसफार्मर में एक बात और उससे पहले हम मानते हैं, यदि प्राथमिक परिपथ तथा द्वितीयक परिपथ, प्राथमिक कुंडली कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली का बाह्य प्रतिरोध शून्य हो, तो
V इज इक्वल टू ई, मतलब जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही विभवांतर होगा। तो V इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, मतलब विभवांतर जो है ये विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Vp बटे Vs इज इक्वल टू EP बटे ES और इक्वल टू NP बटे NS। मतलब जो विद्युत वाहक बल होगा वही विभवांतर होगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको समीकरण 4 मानते हैं। यदि शक्ति का क्षय ना हो, यदि शक्ति यानी ऊर्जा का ह्रास ना हो, तो 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा होगा देंगे उतना, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट होगा। यदि ऊर्जा का ह्रास न हो तो, यदि ऊर्जा का ह्रास न हो यानी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो P इक्वल टू क्या होता है VI, तो Vp IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VS IS। मतलब 1 सेकेंड में जो इनपुट देंगे यानी शक्ति का क्षय, ऊर्जा का ह्रास ना हो यानी शक्ति का क्षय ना होगा, शक्ति का क्षय ना हो, यानी 1 सेकेंड का जो ऊर्जा होता है, 1 सेकेंड में जो ऊर्जा देते हैं उसी को तो शक्ति बोलते हैं। तो 1 सेकेंड में जो ऊर्जा दिया वही ऊर्जा मिलेगा। ऐसा हालांकि होता नहीं है, कुछ न कुछ ऊर्जा का हरासमेंट तो हो ही जाता, लेकिन हम लोग माने एनर्जी कंजर्वेशन से कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू होता है VI। तो ये इनपुट पावर है, ये क्या हो जाएगा आउटपुट पावर। इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा यदि ऊर्जा की हानि नहीं हो, तो तब जाके हम इसको लिख सकते हैं Vp बटे Vs इज इक्वल टू IS बटे IP। यहाँ देखेंगे V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। तो अब तो आपको याद आया होगा हमने जो प्रत्यावर्ती ये ट्रांसफार्मर के बारे में जो डिफिनेशन लिखाया था, निम्न विभव वाली उच्च धारा को उच्च विभव वाली निम्न धारा में परिणत करता है। अब ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वोल्टेज है ये विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ वोल्टेज हाई होगा वहाँ करंट लो होगा और जहाँ वोल्टेज लो होगा वहाँ करंट हाई होगा। अब हम समीकरण 4 से अगर लिखना चाहें तो समीकरण 4 से आसानी से लिखा जा सकता। समीकरण 4 से लिखना चाहेंगे तो Vp बटे Vs इज इक्वल टू NP बटे NS इज इक्वल टू EP बटे ES इज इक्वल टू NP बटे NS। और यहाँ जो करंट है उल्टा है, यहाँ देखेंगे Vp ऊपर है तो IP नीचे है। मतलब ये वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल का जो रेशियो है ये बराबर है सेकेंडरी कॉइल के करंट और प्राइमरी कॉइल के करंट के रेशियो का। तो यहाँ देखेंगे करंट जो है यहाँ प्राइमरी कॉइल ऊपर है तो प्राइमरी कॉइल का करंट नीचे आएगा, यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज नीचे है तो सेकेंडरी कॉइल का जो करंट आएगा ऊपर आएगा। ये भी एक रेशियो माना जा सकता, मतलब सबका रेशियो सेम है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। करंट में उल्टा हो जाता है, जहाँ वोल्टेज हाई होगा वहाँ करंट लो होगा, क्योंकि वोल्टेज का करंट जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी में एक टर्म और हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। कई बार पूछ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हिंदी में लिखेंगे तो परिनमन अनुपात। परिनमन अनुपात, ये परिनमन अनुपात क्या होता, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल का जो रेशियो है इसी को परिनमन अनुपात कहते हैं। इसको R से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल का रेशियो क्या कहलाता, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। यानी द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या का जो अनुपात है उसी को हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा।
तो इसको भी हमने पलट के अगर लिखेंगे तो NS/NP इज इक्वल टू ES/EP इज इक्वल टू VS/VP इज इक्वल टू ये हो जाएगा IP/IS IP/IS, ये क्या होगा R के बराबर होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होगा। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम एक ट्रांसफार्मर के दक्षता के बारे में बात करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ईटा से डिनोट करते हैं। ये ईटा क्या होता, तो देखेंगे इनपुट जो हम देते हैं और जो आउटपुट मिलता है, इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है, मतलब इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट पावर P आउटपुट और P इनपुट, यानी 1 सेकेंड में जितना एनर्जी हमने दिया और 1 सेकेंड में जितना एनर्जी हमने वापस लिया, इन दोनों का मतलब आउटपुट पावर और इनपुट पावर, मतलब निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति। इसको हिंदी में लिखें तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ही हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता, निर्गत मतलब जो आउटपुट मिला, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो, यानी निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो रेशियो है, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ये कभी भी 100% नहीं होता। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है कभी भी 100% नहीं होती है। ये 70%, 60%, 67%, 57% इस तरीके से आएगा। ये 100% दक्षता नहीं होती, चूँकि कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता ही है। ये आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अब है कि ट्रांसफार्मर में यदि ऊर्जा की हानि होती है, तो ये ऊर्जा की हानि क्या क्या है और कैसे कैसे होती है। तो हम अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि यानी लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। तो पहला होता है ये कॉपर लूजेज। क्या होता है? कॉपर लूजेज, इसको बोलते हैं ताम्र ह्रास। एक टर्म होता है आयरन लूजेज, इसको बोलते हैं आयरन लूजेज। इसको बोलते हैं लौह ह्रास। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। और एक टर्म होता है शैथिल्य ह्रास। क्या होता है? शैथिल्य ह्रास को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूजेज। और एक टर्म होता है भन्नाहट यानी ह्यूमिंग साउंड। इस वजह से भी कुछ न कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता ही है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ताम्र ह्रास क्या होता है। अब हम डिटेल से लिखेंगे नहीं, हम बोलते चले जाएंगे, आप लोग इसको नोट करते चले जाएंगे। ये ताम्र ह्रास क्या होता है? आपको याद होगा ट्रांसफार्मर में जो हम तार लपेटते थे, ये तांबे की तार लपेटते थे,
चाहे वो प्राथमिक कुंडली हो या द्वितीयक कुंडली हो, तांबे की तार लपेटते थे। तो होता क्या है कि एक जूल के प्रभाव के कारण, जूल्स इफेक्ट के कारण या जूल्स के हीटिंग इफेक्ट के कारण, या ऐसे बोलें विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण ये जो तांबे की तार लपेटी होती है, जिसका हम लोग कॉइल बनाते हैं, इस तांबे के तार में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है। विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। तो इसमें इसी को हम लोग ताम्र ह्रास कहते हैं। फिर से सुनेंगे। ट्रांसफार्मर में जो कुंडली होती है वो तांबे की तार की बनी होती है। तो उस तांबे के तार में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। इसको हम लोग ताम्र ह्रास कहते हैं। अब इस ताम्र ह्रास को कम करने का क्या उपाय है? तो इस ताम्र ह्रास को कम करने के लिए जो हम देखते हैं, तो ये विद्युत धारा का उष्मा के रूप में परिणत हो जाता है। I²RT, आई को तो कम ज़्यादा हम कर सकते नहीं, तो रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। रेसिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इस ताम्र ह्रास को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि तांबा का तार जो पतला होता है, पतले तार के बजाय हम मोटे तार का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होने की वजह से उष्मा कम उत्पन्न होगा, यानी उष्मा में कम कन्वर्ट होगा, यानी ऊर्जा की हानि कम होगी। ये पतले तार ताम्र ह्रास को कम करने के लिए क्या करते हैं? कुंडली जो लपेटी जाती है तो उसमें तांबे के पतले तार के बजाय मोटे तार का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रतिरोध जो है ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और प्रतिरोध के मान घटने से ऊष्मा का उत्पादन कम होगा, जिससे ऊर्जा की हानि कम होगी। अब है कि लौह ह्रास क्या होता है? तो लौह ह्रास क्या होता है? तो ये जो कुंडली होती है, कुंडली के क्रोड में ये लोहा होता है। ये कुंडली के अंदर जो मटेरियल है ये लोहा होता है। क्योंकि लोहे के प्लेट को ही एक के ऊपर एक को चौंक करके इस पे तार लपेटा जाता था। तो ये जो आयरन होता है, ये कुंडली के क्रोड में जो आयरन होता है, इस आयरन में भंवर धारा, इस क्रोड मटेरियल में, इस आयरन में, ये क्रोड के रूप में जो आयरन होता है, इस आयरन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और भंवर धारा के उत्पन्न होने से वहाँ भी ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है। भंवर धारा यानी ईडी करंट, ये भी एक तरीके का अनवांटेड करंट। इस भंवर धारा के कारण वहाँ भी क्या होता है कि विद्युत धारा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में हो जाता है। तो उस ऊष्मा को हम लोग लौह ह्रास कहते हैं। अच्छा, लौह ह्रास इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोहे का क्रोड है। लोहे के करंट में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वहाँ ईडी करंट यानी भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। उस भंवर धारा के उत्पन्न होने की वजह से वहाँ ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है, जिसको हम लोग लौह ह्रास कहते हैं। अब है कि इस लौह ह्रास को कम करने का क्या उपाय है? इस लौह ह्रास को कम करने के लिए हम लोग पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। पटलित क्रोड यानी लेमिनेटेड क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। लेमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। आपको हम लोग कंस्ट्रक्शंस में भी बात किए थे कि पतले पतले लोहे के प्लेट को एक के ऊपर एक चौंक करके लपेट दिया जाता है। अब है कि चुंबकीय सरना है क्या? आ गया। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण में क्या होता है कि ये जो प्राथमिक कुंडली होता था, प्राथमिक कुंडली में जो हम विद्युत धारा देते थे, तो इस विद्युत धारा की वजह से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स परिबद्ध होता, मतलब संबद्ध होता था। तो इससे जो चुंबकीय बल रेखा निकला, यही प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय बल रेखा है, ये द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करता है। तो प्राथमिक कुंडली का ही चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करता है। तो चूँकि इसमें मान लें कि अगर 10 चुंबकीय बल रेखा निकला तो 10 का 10 द्वितीयक कुंडली में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसमें हो सकता है 8 या 7 चुंबकीय बल रेखा ही प्रवेश करे। तो इसमें हम ऐसे कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली का कुल चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से
ऊर्जा की हानि होती है, यानी प्राथमिक कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली के कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इससे जो चुंबकीय बल रेखा निकलेगा सारे के सारे चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली में प्रवेश कर जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ न कुछ चुंबकीय बल रेखा बाहर भी भटक जाता है या बाहर चला जाता है। तो इस चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली में प्रवेश नहीं कर पाया। तो इससे जो ऊर्जा की हानि होती है उसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। अब है कि इसको कम करने का क्या उपाय है। तो चुंबकीय फ्लक्स को क्षरण को कम करने के लिए द्वितीयक कुंडली में ऐसे मटेरियल को रखा जाता, द्वितीयक कुंडली के क्रोड में जानबूझ करके ऐसे मटेरियल को रखा जाता है जिसकी चुंबकशीलता काफ़ी अधिक हो, और अधिक चुंबकशीलता होने की वजह से क्या होगा कि आसपास भटकने वाले चुंबकीय बल रेखा को भी अपनी तरफ आकर्षित करके ये अपने में समाएगा, अपने में से होकर के फ्लो करने को मजबूर करेगा। तो ऐसे मटेरियल की इस्तेमाल करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को मिनिमाइज करने का क्या उपाय है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को मिनिमाइज करने के लिए कुंडली के क्रोड में एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है, या कुंडली के क्रोड में एक ऐसे मटेरियल को डाला जाता है जिसकी चुंबकशीलता काफ़ी अधिक होती है। तो किसकी चुंबकशीलता काफ़ी अधिक होती है, तो हम लोग प्रायः नर्म लोहा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नर्म लोहा, यानी सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट आयरन की चुंबकशीलता अधिक होती है, ये अपने से आसपास होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में, बड़े बड़े बैंक में या बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जानबूझ करके एट्रैक्टिव महिलाओं या लड़कियों को रखा जाता ताकि आसपास भटकने वाले स्टूडेंट को भी अपनी तरफ आकर्षित करके खींच सके। ये सोचो कि ये एक तरीके का ऐसा फूल इसमें डाला जाएगा कि अपनी तरफ आने वाली तितली, अपनी तरफ तितली को आकर्षित कर सकता हो। तो एक ऐसे मटेरियल को रखा जाएगा जो कि अपनी तरफ चुंबकीय बल रेखा को खींच सके। अब ये शैथिल्य ह्रास क्या होता है। तो शैथिल्य ह्रास के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि किसी भी मटेरियल्स को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में, जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो ये लूप बनता था, इस लूप को हम लोग शैथिल्य लूप कहते थे, हिस्टेरेसिस लूप कहते थे। और इसके वजह से कि ऑब्वियस है कोई भी मटेरियल है, ये मान लें एक मैग्नेटिक मटेरियल्स है, इसको हम लोग बार बार मैग्नेटाइज करें और डीमैग्नेटाइज करें तो कुछ न कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो इस लॉस ऑफ एनर्जी को ही हम लोग शैथिल्य ह्रास यानी हिस्टेरेसिस लूजेस कहते हैं। इसके लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये लूप का, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना बड़ा आएगा जिस मटेरियल के लिए, वो मटेरियल उतना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी देगा। जिसके लिए ये लूप छोटा आता है या जो लूप का एरिया कम आएगा वो उतना कम लॉस ऑफ एनर्जी देगा ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। ये शैथिल्य ह्रास को कम करने के लिए क्या उपाय, इसमें भी एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सके। तो इसमें भी हम लोग सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहा का ही इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हिस्टेरेसिस लूजेज कम हो, यानी उसको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा ना हो। अब हम बात करते हैं ये भन्नाहट क्या है, ह्यूमिंग साउंड। ट्रांसफार्मर चार्जिंग कंडीशन में आप लोग देखते होंगे ये कई बार इसमें ह्यूमिंग साउंड आता करके ओम जैसा कुछ साउंडिंग आता है। ये जो ह्यूमिंग साउंड है, इस साउंड की वजह से भी कुछ न कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता क्या है कि उसका कॉइल बार बार श्रिंक्स और एक्सपेंड करता है, तो जिसकी वजह से डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ एक भन्नाहट की आवाज़ आती है। और इस भन्नाहट की वजह से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ न कुछ रेशियो, कुछ न कुछ भाग इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये कंप्लीट जानकारी थी ट्रांसफार्मर के बारे में। आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी क्या करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। और निश्चित रूप से ये सीरीज पूरा करेंगे हम
और एग्ज़ाम से बहुत पहले सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना वीडियो है हम एक बार अपलोड कर लेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग 11th और 9th और 10th क्लास के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। धन्यवाद।